नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने देहरादून मसूरी मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुल के निर्माण कार्य का लिया जायजा। अधिकारियों को दिया अल्टीमेटम, तय समय पर पूरा हो काम। महिला आरक्षण बिल पर रार बीजेपी कांग्रेस ने खोला मोर्चा। महिला सशक्तिकरण की राह में एक दूसरे को बताया रोड़ा। उत्तराखंड कांग्रेस का बिगड़ रहा बनता खेल, नेताओं में नहीं आपसी तालमेल। पार्टी में कहानी और पहेलियों की भरमार। 2027 से पहले कांग्रेस का बुरा हाल। हल्द्वानी में मदरसन कंपनी के बाहर दूसरे दिन भी श्रमिकों का हल्ला बोल। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेता की पुलिस से नोकझोंक। हिरासत में लिए गए नेता। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को बताया तानाशाह। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मंगलवार को सीएम धामी ने देहरादून मसूरी मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुल के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने ट्रैफिक व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की और अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि पिछले साल आई आपदा में ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया था और टूरिस्ट सीजन को देखते हुए पुल का निर्माण किया जा रहा है ताकि पर्यटकों को आने जाने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो सके। सीएम धामी ने बताया कि 2-3 दिन में दोनों तरफ से वाहनों की आवागमन हो पाएगा। ये पुल देहरादून और मसूरी को जोड़ने वाला बहुत महत्वपूर्ण पुल है। पिछले वर्ष आपदा में ये पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। यहाँ पर एक बैली ब्रिज बनाया गया है और परमानेंट यहाँ पुल का निर्माण भी हो रहा है। जल्दी ही 2-3 महीने में वो भी हो जाएगा। इस समय चूँकि ये टूरिस्ट सीजन है और बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, उनको आने जाने में कोई असुविधा न हो, ज़्यादा जाम का सामना न करना पड़े, आम लोगों को भी जाम का सामना न करना पड़े, इसलिए इन सब कामों को त्वरित गति से करना है। जल्दी जल्दी करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी 2-3 दिन के अंदर वैली ब्रिज का जो अभी केवल एक साइड से जाने का है, तो दोनों साइड इसकी कंप्लीट हो जाएंगी तो थोड़ा आवागमन आसान हो जाएगा। उसके बाद परमानेंट स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है। पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूड़ी की तबियत खराब है। वो इन दिनों देहरादून के एक अस्पताल में भर्ती हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल पहुंचकर पूर्व सीएम बीसी खंडूड़ी का हालचाल जाना। इस दौरान बीसी खंडूड़ी की बेटी और मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भी मौजूद रही। महिला आरक्षण बिल पर सियासत थमती नहीं दिख रही है। पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष ने महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित किया है, तो वहीं बीजेपी पर दुष्प्रचार का आरोप लगाया गया है। इन सबके बीच अब बीजेपी महिला मोर्चा ने 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रदर्शन करने की रणनीति तैयार कर ली है। देखिए रिपोर्ट। महिला आरक्षण बिल पर सियासत तेज। बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। बीजेपी महिला मोर्चा ने बनाई रणनीति। 24 से 30 अप्रैल तक महिला मोर्चा भरेगी हुंकार। बीजेपी महिला मोर्चा ने कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर नकारात्मक रवैये के विरोध में उत्तराखंड में महा आक्रोश अभियान शुरू किया है। मोर्चा मातृशक्ति के साथ मिलकर विपक्ष के संसद में किए गए नारी अपमान को उजागर करेगा। पार्टी की महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट की माने तो कांग्रेस का ये रवैया देश की आधी आबादी के अधिकारों पर सीधा प्रहार है। वहीं इसे लेकर कैबिनेट मंत्री खजान दास का कहना है कि विपक्ष के समर्थन के बगैर ये विधेयक संसद में पारित नहीं हो सका, जिससे ये साफ होता है कि विपक्ष ने हमेशा से ही महिलाओं के अधिकारों को छीनने का काम किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण हुआ कि नारी का अपमान कुछ कथित पार्टी के द्वारा किया गया। ये दुर्भाग्यवश और इस तरह का नहीं होना चाहिए था। हमें विश्वास था कि सभी को मातृशक्ति का सम्मान करते हुए ये बिल पास होना चाहिए था और जिस तरह से प्रयास किया गया था वो नहीं हो पाया और अब इसलिए आने वाला समय जो उन लोगों ने किया उसका जवाब उनको ज़रूर मिलेगा। मातृशक्ति का जो अपमान हुआ है वो ठीक नहीं हुआ और इसके लिए मैं घोर निंदा करता हूँ। वहीं बीजेपी के हमलावर रुख को देखते हुए कांग्रेस ने भी सियासी दांव खेलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि महिला आरक्षण बिल के नाम पर बीजेपी आज पूरे देश में भ्रम फैलाने का काम कर रही है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं का मुंह ही तब खुलता है जब पार्टी उनको इशारा करती है। और इस समय भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण के नाम पर जिस तरीके का भ्रम पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है, क्योंकि भाजपा का षड्यंत्र देश की लोकसभा के अंदर बेनकाब हो चुका है। कांग्रेस पार्टी और तमाम राजनीतिक दल कह रहे हैं कि जब महिला आरक्षण का विधेयक 2023 में ही विपक्ष ने सर्वसम्मति से पारित करा दिया है, तो आज तक उसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। महिला अपराधों पर भाजपा की महिला नेत्रियों का मुंह नहीं खुलता है, वो सड़क पर कहीं नज़र नहीं आती हैं, लेकिन भ्रम फैलाने के लिए भाजपा के इशारे पर वो अब निश्चित तौर पर कार्यक्रम भी आयोजित करेंगी, प्रदर्शन भी आयोजित करेंगी। लेकिन देश की और प्रदेश की जनता भाजपा के इस षड्यंत्र को अब भली भांति जान चुकी है। संसद में महिला आरक्षण बिल गिर जाने के बाद आज आलम ये हो गया है कि देश भर में बीजेपी विपक्ष के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं उत्तराखंड में प्रदेश के सभी जिलों और मंडलों में बड़ी संख्या में महिलाओं को साथ लेकर 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जन आक्रोश रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष को आईना दिखाने का काम बीजेपी करेगी। यहाँ देखना होगा कि इस ठोस रणनीति से क्या बीजेपी लोगों को इस बिल के बारे में समझाने में कामयाब हो पाती है, या फिर कांग्रेस बीजेपी पर महिला आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का जो आरोप लगाया जा रहा है वो सच साबित होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जहां बीजेपी प्रदर्शन की तैयारी कर रही है, वहीं देहरादून पहुंची कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर डबल इंजन सरकार को घेरा है। सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार महिला आरक्षण बिल की आड़ में परिसीमन का खेल खेल रही थी, लेकिन विपक्ष ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि जब 2023 में नारी शक्ति वंदन बिल पास हो चुका है, तो अब सरकार महिला आरक्षण के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है, जबकि प्रधानमंत्री को सरकार को संसद की 543 सीटों पर महिलाओं को आरक्षण अधिनियम लागू करना चाहिए था। भाजपा ये भूल गई है कि वो सत्ता में है, वो विपक्ष की तरह सड़कों पे उतर के भगवान जाने किसका विरोध कर रहे हैं। मैं आपको पहले बस एक छोटी सी तस्वीर दिखाना चाहती हूं और इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये सारा मुद्दा है क्या। ये तस्वीर मेरे सामने है, ये देख लीजिए। मोदी जी के पास एक बड़ी सी टोकरी में 543 आम है, 543 आम है। महिलाएं जब उनसे आम मांगने के लिए आई तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस टोकरी से आम नहीं देने सकता हूं। जब नई टोकरी में आम आएंगे, जब आम उगेंगे, जब आम भरेंगे उस टोकरी में, जब ये सारे आम मिलकर 850 होंगे, तब मैं तुम्हें कुछ आम दूंगा। ये कहानी है महिला आरक्षण की। भरी टोकरी में 543 आम है, उसमें से आम ना देने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जी देश के नाम संदेश के लिए दूरदर्शन पर आते हैं और 58 बार कांग्रेस का नाम लेकर पानी पी पी कर कांग्रेस को कोसते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, इस प्रदेश की सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहली बात तो यह है कि 70 सीटों के बजाय 105 सीटें करने का जो औचित्य है, उसको सरकार को, जनता को बताना चाहिए कि इसके फ़ायदे क्या हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर फ़ायदे भी हैं तो वो परिसीमन का आधार ये नहीं होना चाहिए कि समान रूप से संख्या में बंट गया। इससे ये होगा कि मैदानों में एक एक गली के एक एक विधायक हो जाएंगे और पहाड़ों में बड़े भू क्षेत्र का एक एमएलए होगा, एक एमएलए क्षेत्र होगा। तो इसलिए ये असमानता न हो, इसके लिए कोई मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए। 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्ता का स्वाद चखने को बेताब कांग्रेस आज जिस स्थिति में है, इसे देख ऐसा लगता है कि मानो कांग्रेस की राह लगातार मुश्किल होती जा रही है। चुनाव की तैयारियों से इतर पार्टी के भीतर सिर्फ पहेलियां और कहानियां बुनी जा रही है। आए दिन हरीश रावत के सोशल मीडिया पोस्ट पार्टी में मची उथल पुथल को उजागर कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि 2027 चुनाव में जीत का सपना देख रही कांग्रेस आखिर कैसे सफल हो पाएगी। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस का बिगड़ रहा बनता खेल, आपस में ही नहीं तालमेल, ऐसा रहा हाल तो 27 में फिर कांग्रेस बेहाल। कांग्रेस में कहानी और पहेलियों की भरमार, ऐसे कैसे कांग्रेस बनाएगी सरकार।
उत्तराखंड की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले हरीश रावत आखिर चाहते क्या है? हरदा के मन में आखिर चल क्या रहा है? क्या वो पार्टी को संवारना चाहते हैं या फिर डुबाना चाहते हैं? ये तमाम सवाल इन दिनों सियासी गलियारों में घूम रहे हैं। दरअसल कांग्रेस कुछ हद तक अपनी कमजोरी को दूर करने पर काम कर ही रही थी कि फिर से पार्टी उसी स्थिति में लौट आई जहां से कांग्रेस ने उठने की कोशिश की। अब इन दिनों पार्टी के भीतर चल क्या रहा है? हरीश रावत की नाराजगी और हरदा के नाराजगी भरे पोस्ट। आए दिन हरीश रावत अपने सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट शेयर कर रहे हैं जो उनकी पीड़ा और कांग्रेस के भीतर चल रहे उथल पुथल को सार्वजनिक कर जाते हैं। हरीश रावत कभी कहानियां लिखते हैं तो कभी पहेलियां बुझाते हैं। अब हरदा लिख रहे हैं कि बड़ी से बड़ी उलझनें भी ठोस प्रयास से सुलझाई जा सकती हैं और वो इसके लिए प्रयासरत है। उन्होंने लिखा कि मैं ना तो बोझ बनना चाहता हूं और ना ही रास्ते की बाधा। जहां तक संभव होगा साथ चलूंगा और जब लगेगा कि अब रुकना चाहिए तो शुभकामनाएं देता रहूंगा। अब हरीश रावत का ये पोस्ट बहुत कुछ बयां करता है। हरदा पहेलियों के सहारे अपनी भावनाएं और पीड़ा शेयर करते हैं, जिसे समझना इतना कठिन नहीं। लेकिन कांग्रेस नेताओं को लगता है कि आम लोगों को हरीश रावत की भाषा समझ में नहीं आती। तभी तो हरदा के पोस्ट को लेकर जब कांग्रेस नेताओं से सवाल पूछा जाता है तो वो ऑल इज वेल ही कहते नजर आते हैं। मेरी बात सुनिए, बुरा क्या बोला है उन्होंने इसमें? नहीं, उन्होंने पॉजिटिव बात कही है और एक उस रूप में बात कही है जो एक संरक्षक को किसी पार्टी के या संगठन के या अपने परिवार के हित में कहनी चाहिए। वही बात उन्होंने कही है। पर मैं आपसे जो कह रहा हूँ उसको भी रेखांकित कर लीजिए कि जब जब कांग्रेस पार्टी को, गणेश गोदियाल को, शैलजा जी को या हमारी पार्टी के अन्य लोगों को, CLP साहब को, जब जब उनकी आवश्यकता पड़ेगी वो तब आपको हमारे साथ दिखेंगे। देखिए, हरीश रावत जी का सोशल मीडिया पर जो नया पोस्ट आया है वो पार्टी के हित में ही है और उन्होंने यही प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि पार्टी अगर उनका उपयोग जहां करना चाहेगी वो वहां पर जो है खड़े मिलेंगे। और निश्चित तौर पर यही एक अनुशासित कार्यकर्ता की, नेता की पहचान भी है कि पार्टी के दिशा निर्देशों का पालन करे और पार्टी की मजबूती के लिए काम करे। हरीश रावत जी वैसे भी हमारे मार्गदर्शक हैं, इस प्रदेश ही नहीं लगभग अन्य प्रदेशों में भी उनकी अच्छी पैठ है और कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए वो लगातार काम करते रहते हैं। 2027 में प्रदेश में वो कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं। हरीश रावत कभी बुजुर्गों के खांसने की कहानी सुनाते हैं तो कभी बोझ और बाधा जैसी पहेलियां बुझाते हैं। हाल ही में कांग्रेस नेता प्रकाश जोशी ने भी हरीश रावत के लिए खूब लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट लिख दिया, जिसमें कहानियां ही लिखी गई थी। अब सवाल ये है कि चुनाव की तैयारी के समय पर यदि कांग्रेस के नेता आपस में कहानियां और पहेलियां बुझाते रहेंगे तो फिर 27 चुनाव की तैयारी कब करेंगे? कांग्रेस नेताओं को आपस में झगड़ने और मनमुटाव से ही फुर्सत नहीं तो फिर आगे चुनाव के लिए काम कब करेंगे? सत्ताधारी पार्टी को रास्ते से हटाने का ख्वाब तो देख रही है, लेकिन जब अपने ही घर में महाभारत जारी हो तो फिर 2027 में कांग्रेस के हाथ को मजबूत कैसे करेंगे? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रुड़की शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में अब एक और बड़ा कदम उठाया गया है, जहां कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने तहसीलदार परिसर में सौंदर्यीकरण के कार्यों का उद्घाटन किया और इस मौके पर कंप्यूटर सेंटर के पहले बैच की ट्रेनिंग का भी शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री प्रदीप बत्रा और डीएम ने छात्राओं को बैग वितरित कर उनका उत्साह बढ़ाया। बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर हुआ है। तहसील परिसर मैं समझता हूँ कि हमारा एक महत्वपूर्ण स्थान है और रोड से काफ़ी लोग यहाँ पर निकलते हैं। हमारा बस स्टैंड सामने है, यात्रीगण भी यहाँ पर आते हैं। तो कचहरी परिसर के बाहर जो है एक नाला था और मैं समझता हूँ कि कूड़ेदान थे, वहाँ गंदगी व्याप्त थी। तो हमारे जॉइंट मिनिस्टर साहब ने इनिशिएटिव लिया और दीपक शेट्टी ने उसको कराया। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग और प्लानिंग के तहत काम हुआ। जो चैम्बर से उनकी बैक साइड काफ़ी जर्जर हालत में थी, उन सबको जीर्णोद्धार करके और एक अच्छा फुटपाथ बनाया गया है, कचहरी का गेट बना है। तो मैं बधाई देता हूँ इन्होंने जो ये कार्य किया और आने वाले समय में इस तरह कार्य हम लोग पूरी रुड़की में कराएंगे। तहसील रुड़की का जो रोड से लगता हुआ पार्ट है उस पर फुटपाथ निर्माण सौंदर्यीकरण कार्रवाई की जा रही है। माननीय मंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया। इसके साथ ही अन्य जो एरियाज़ हैं रुड़की शहर के भी, हरिद्वार शहर के भी और अन्य नगर निकाय साथ साथ बस स्टैंड आदि का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा, रिनोवेशन किया जाएगा।
तहसील के अंदर एक कंप्यूटर लिटरेसी सेल भी बनाया गया है, जिसमें आज से बैच शुरू भी हो गए हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज की गर्ल्स के द्वारा आज यहाँ से ट्रेनिंग ली जा रही है। सभी इनिशिएटिव के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय परिवहन मंत्री जी का और साथ ही जॉन मजिस्ट्रेट रुड़की जिन्होंने ये सारी कार्रवाई करी, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा। हल्द्वानी के मोटा हल्दू में मदरसन कंपनी के बाहर प्रदर्शन के दौरान कई नेता हिरासत में लिए गए। दरअसल मंगलवार को भी श्रम विभाग के नए कानून और वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर श्रम में खड़े रहे। इस दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कई नेताओं को हिरासत में लिया। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री हरीश पनेरू को प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा आंदोलनकारी पीयूष जोशी को उनके घर से हिरासत में लिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से लोगों का गुस्सा फूटा। प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे दोनों नेताओं के परिजनों ने पुलिस को तानाशाह बताया। इसको फिर बोला जाता है कि कॉपरेट करो। ठीक है, हमने कॉपरेट किया। हमसे बोला गया कि तुमको हम हल्दूचौर थाने ले जाकर छोड़ देंगे। हल्दूचौर से बोला गया लालकुआ, लालकुआ से बोला गया कि हल्द्वानी, हल्द्वानी से बोला गया कि काठगोदाम लेके जा रहे हैं और यहाँ से मेरा भाई लापता कर दिया गया है। कहाँ है कुछ जानकारी नहीं है। कहना है इनका कभी मल्लीताल बोल रहे हैं, कभी तल्लीताल बोल रहे हैं, कभी नैनीताल बोल रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उसको अगर आप लोगों ने पहले तो आपने बिना वारंट के उसको घर से उठा लिया। पहले पुलिस का भी कोई प्रोटोकॉल होता है। अभी कोई मैंने 112 में कंप्लेन की कि मेरे भाई की किडनैपिंग पुलिस द्वारा की गई है, क्योंकि ये एक तरीके की किडनैपिंग ही मानी जाएगी। तो वहाँ से एक सब इंस्पेक्टर वंदना सिंह जी का कॉल आता है। उनका कहना ये है कि हम आपको FIR की कॉपी नहीं देंगे। उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास कॉल पे पड़ी हुई है। देखिए, पूंजीपतियों की सरकार है तो कोई उम्मीद तो इनसे किसी मजदूर या किसी गरीब तबके को करनी नहीं चाहिए। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ये है कि उत्तराखंड बड़ा शांत प्रदेश है। यहाँ पर कोई भी चीज़ जो मसले से बातचीत से हल हो सकती है, उसको आप लाठी डंडे से हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक ना एक दिन विस्फोटक स्थिति पैदा हो रही है। पूरे प्रदेश में हो रही है, ऐसे कोई नई बात नहीं है ये जो आज हुआ। अब देखिए, कल अगर कोई बात हो गई थी उस पर जो मेरे ख्याल से शायद कमोबेश मामला शांत हो गया था, फिर आपको सुबह उठाने की ज़रूरत क्या थी? भाई घरों से पुलिस वालों ने उठा दिया। आज हम यहाँ थाने में खड़े हुए, वहाँ पनेरू जी यहाँ है, वो पीयूष लड़का उधर है, 2-3 लड़के और भी उठा रखे हैं। तो ये करने की जरूरत क्या है? हल्द्वानी में श्रमिकों की प्रदर्शन का समर्थन कर रहे कांग्रेस नेता हरीश पनेरू को पुलिस हिरासत में लेने पर करण माहरा ने सरकार को घेरा है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि हरीश पनेरू श्रमिकों की समस्या सुनने गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है, जो बेहद चिंताजनक है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि श्रमिकों की आवाज को दबाने की कोशिश है। लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि सरकारें स्थायी नहीं होती, लेकिन जनता की आवाज हमेशा कायम रहती है। और प्रशासन को भी बीजेपी के इशारों पर लोकतंत्र का गला नहीं घोटना चाहिए। मदरसन कंपनी के श्रमिकों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर एक आंदोलन हल्द्वानी में चल रहा था, जिसमें कल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कई नेता सम्मिलित होकर अपना समर्थन देते और आज हमारे एक क्रांतिकारी नेता हरीश पनेरू वहां पहुंचते हैं, जो कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन काठगोदाम पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया है और ये कहा है कि शांति भंग के आरोप में उनको बंद किया है। मैं जानना चाहता हूं इस सरकार से, इस प्रशासन से, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं जाते हैं तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसा क्यों है कि हरीश पनेरू अगर श्रमिकों के साथ खड़ा होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है? ये ऐसी सरकार इस समय बैठ गई है जो दबंगई कर रही है, जो लोगों को प्रताड़ित कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है। चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण है। ट्रैफिक पुलिस की कैसी है तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। चारधाम यात्रा का आगाज, ट्रैफिक पुलिस का क्या है प्लान, यात्रियों के लिए कैसी है व्यवस्था। 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल चुके हैं। केदारनाथ के 22 अप्रैल और बद्रीनाथ के 23 अप्रैल को कपाट खुल जाएंगे। चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा मार्ग सुगम हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल चारधाम यात्रा में यात्रियों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने अपने स्तर पर तैयारी पूरी कर ली है। यात्रा मार्गों पर यात्रा नियंत्रण, सुरक्षा और सुविधा विस्तार के लिए विशेष कार्य योजना लागू की गई है। यात्रा मार्गों पर संभावित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए कुल 53 बोटलनेक पॉइंट, 109 लैंडस्लाइडिंग क्षेत्र, 57 ब्लैक स्पॉट, 274 दुर्घटना संभावित स्थल चिन्हित किए गए हैं। इन जगहों पर खास निगरानी करने के लिए चारधाम यात्रा मार्ग पर 751 चेतावनी बोर्ड, 195 कॉन्वेंस मिरर और 20 ब्लिंकर लाइट लगाई गई है।
चारधाम यात्रा में अगर ट्रैफिक दबाव बढ़ जाता है तो ट्रैफिक दबाव को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग जनपदों में कुल 31 डायवर्जन स्थल चिन्हित किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों की सुविधा के लिए पार्किंग व्यवस्था की है, जिसमें यात्रियों की सुविधा के लिए कुल 127 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, जिसमें करीब 43,416 कार और 7,855 बसों की पार्किंग क्षमता उपलब्ध है। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर कुल 48 होल्डिंग क्षेत्र बनाए गए हैं, जिनकी कुल यात्री क्षमता 1,16,420 है। यात्रा प्रबंधन के लिए कुल 462 यातायात पुलिसकर्मी और 294 होमगार्ड पीआरडी जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही 14 इंटरसेप्टर वाहन, 7 बुलेट मोटरसाइकिल इंटरसेप्टर, 301 स्लाइडिंग बैरियर, 60 ब्रेथ एनालाइजर, 1040 ट्रैफिक कोन सहित अन्य उपकरण, 8 हाईवे ट्रैफिक पेट्रोल यूनिट, 6 क्रेन, 195 कॉन्वेक्स मिरर और 58 बॉडी वॉर्न कैमरा लगाए गए हैं। और इसमें हमारे जितने भी बॉटल नेक पॉइंट्स हैं या लैंडस्लाइड जोन है, ब्लैक स्पॉट है, एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, तो उन सभी को हमने आइडेंटिफाई करा है और उन सभी में हमारे जो है चेतावनी बोर्ड जो है वो लगाए गए हैं। कॉन्वेक्स मिरर हमने लगाए हैं ताकि जो ऊपर में पहाड़ में चढ़ने वाले लोग हैं, और प्लस ब्लिंकर लाइट्स जहाँ पे एक्सीडेंट की संभावना पे ब्लिंकर लाइट्स स्थापित की गई हैं। इसके अलावा हमने जो है 31 डाइवर्जन पॉइंट बनाए हैं, जहाँ से हमें लगता है कि यदि ऊपर यातायात का दबाव ज़्यादा होता है तो हम 31 जगह से जो है इनको ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो हम पार्किंग की, तो क्योंकि अगर ऊपर जो है लिमिटेड हमारी एक्सेस है, तो पार्किंग के लिए भी हमने जगह डेवलप करी है। 127 हमने पार्किंग स्थल बनाए हैं, जिसमें करीबन जो है 43,416 कार की और 7,855 जो है बसों की हम पार्किंग प्रोवाइड हम लोग कराएंगे। चारधाम यात्रा मार्ग पर अधिकतर देखा जाता है कि पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग होने के कारण जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। ट्रैफिक के अधिक दबाव के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण चारधाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को काफी परेशानी होती है। लेकिन इस बार ट्रैफिक निदेशालय ने खास तैयारी की है, जिसे लेकर अब यात्रा मार्ग में बोटलनेक क्षेत्र और लैंडस्लाइडिंग को लेकर गूगल में मैपिंग कराई गई है। अलावा हम लोगों ने एक नई व्यवस्था करी है कि जितने भी हमारे बोटलनेक पॉइंट है, लैंडस्लाइड जोन है या फिर एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, तो उनका अब की बार हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी निकाल करके और उसको गूगल से मैपिंग कराई है। और जैसी भी जो कोई भी अपना गूगल मैप ऑन करके उसको जाता है, तो उसको पहले से ही जो इसका अलर्ट पता चल जाएगा कि वो एक एक्सीडेंट प्रोन एरिया या लैंडस्लाइड जोन की ओर से उसके की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा सा जो भी व्यक्ति है वो अलर्ट हो जाएगा। चारधाम यात्रा के लिए निदेशालय ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी श्रद्धालुओं की संख्या और अधिक होगी। ऐसे में देखना होगा ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए तैयार किया गया प्लान कितना काम आता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने वीआईपी दर्शन को लेकर एसओपी जारी की है। बता दें कि प्रशासन ने शुरुआती 1 महीने तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई है और इसके अलावा उन्होंने बताया कि वीआईपी दर्शन को लेकर जारी एडवाइजरी को केंद्र और अन्य राज्यों को भेज दिया गया है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा कि यात्रा में आम श्रद्धालुओं को प्राथमिकता देते हुए हेल्थ और हेली सेवाओं को शुरू किया गया है। प्रशासन वीआईपी को ट्रीटमेंट देने के बजाय दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने पर काम कर रही है। दर्शन के लिए हम लोगों की एडवाइजरी पहले ही जारी हो चुकी है और भी पिछले दिनों केंद्रीय गृह सचिव ने भी एक इसकी वीसी की थी और उन्होंने कहा था कि हम अपने स्तर से भी एक एडवाइजरी सभी स्टेट्स को भेज देंगे। शुरुआत के 1 महीने में हम लोग किसी भी प्रकार के वीआईपी दर्शन को एंटरटेन नहीं करेंगे और अगर आम श्रद्धालु के रूप में आना चाहें तो उनका बिल्कुल स्वागत है, लेकिन जो वीआईपी ट्रीटमेंट होता है वो दिया जाना संभव नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, इतनी दूर से आते हैं, उनकी अपनी भावनाएं होती हैं। हमारी हेली सेवाएं भी प्रारंभ हो गई हैं और 22 तारीख को केदारनाथ जी में जो 3 हमारे स्थान हैं वहाँ से हेली सेवाएं चलेंगी। चार्टर भी यहाँ से प्रारंभ होगा। गोचर से बद्रीनाथ जी का भी इस बार हेली सेवा हम लोगों ने प्रारंभ की है। कुल मिलाकर यात्रा से संबंधित जो भी आवश्यक कदम उठाए जाने थे हम लोगों ने उठा लिए हैं। बढ़ते गर्मी के बीच उत्तराखंड में संभावित पेयजल संकट से निपटने के लिए जल संस्थान ने व्यापक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों के 379 मोहल्लों और ग्रामीण क्षेत्रों की
691 बस्तियों को चिन्हित किया गया है जहां पानी की कमी की आशंका है। ऐसे में जल संस्थान ने ग्रामीण इलाकों में हैंडपंपों में मोटर लगाने और पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया है। जल संस्थान के मुख्य महाप्रबंधक डीके सिंह ने बताया कि बदलते मौसम के चलते फायर हाइड्रेंट्स की नियमित जांच, हैंडपंप के रखरखाव और 31 कंट्रोल रूम स्थापित कर निगरानी बढ़ाई गई है। सर्दियों में जिस तरह से बारिश होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा जहाँ पर अभी ठीक ठाक भी चल रहा है उनको भी हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स ने संभावनाओं के आधार पर उसको डाला है कि साहब यहाँ भी स्रोतों में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस प्रकार से जो शहरी क्षेत्र है उसमें लगभग 369 ऐसे मोहल्ले चिन्हित किए हैं जहाँ पर समस्या आने की है और 691 ऐसी बस्तियां हैं ग्रामीण क्षेत्र की जहां पर पेयजल संकट की संभावनाएं हैं। इसके लिए हमारे यहाँ जो अब कुल मिलाकर के 1060 हो जाते हैं, ये किया है। रुद्रपुर में वार्ड नंबर 1 की सालों पुरानी जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान को लेकर मेयर विकास शर्मा ने 3 पानी डैम का निरीक्षण किया। 3 पानी डैम के पुनर्निर्माण को लेकर सिंचाई विभाग और नगर निगम की टीम भी मौके पर मौजूद रही। सर्वे के दौरान महापौर ने डैम के तकनीकी पहलुओं और मजबूती को परखा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक संपन्न होना चाहिए ताकि क्षेत्रवासियों को ड्रेनेज की समस्या न झेलनी पड़े। जो ये वार्ड नंबर 1 के बहुत सारे क्षेत्र के अंदर जब अत्यधिक बारिश आती थी तो ये सब क्षेत्र डूब जाता था, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सहयोग से ये पुल अब बनने जा रहा है और इस पुल की लागत 1,74,81,000 रुपये है। और यहाँ पर आज हम सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ इसको देखने आए हैं कि यहाँ से पानी का डिवर्जन किस तरफ देना है और उसके बाद इसका जल्दी निर्माण शुरू हो जाएगा। रामनगर में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का डिकाला जोन हमेशा से ही वन्य जीव प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। वर्तमान में भी डिकाला के घास के मैदान में बाघों को देखने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं। रामगंगा नदी के किनारे हाथियों के झुंड और हिरण पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वहीं पार्क प्रशासन ने पर्यटकों की सुरक्षा और वन्य जीवों की शांति सुनिश्चित करने के लिए सफारी के दौरान साइलेंट मोड प्रोटोकॉल को भी अनिवार्य कर दिया है और शोर मचाने पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा फील हुआ। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि पूरा एक वर्ल्ड फेमस हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से मशहूर है, लेकिन मैं हर साल आता हूँ यहाँ पे घूमने के लिए, लेकिन मुझे पिछले साल से और इस साल में बहुत ज़्यादा चेंजेस ये लगे कि यहाँ पे जानवर बहुत मात्रा में, काफ़ी मात्रा में बढ़े हैं। जानवर जगह जगह बहुत बढ़िया एडवेंचर लाइफ यहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन सरकार ने एक ऐसा नियम बनाया है कि आप टूरिस्टों के लिए जो कि आप मोबाइल नहीं ले जा सकते पार्क के अंदर, उसके बहुत ज़्यादा फायदे भी हैं और उसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी है। अगर हम मोबाइल लेके अगर टूरिस्ट अंदर नहीं आएगा तो यहाँ की एडवेंचर लाइफ को वो कैसे कैप्चर करके वर्ल्ड फेमस करेगा उस लाइफ को, ताकि हमारा जितना भी यहाँ की वाइल्ड हमारा जो दिखता है पूरा जंगल में वो वर्ल्ड फेमस कैसे होगा। तो गवर्नमेंट को इस बारे में एक बार सोचना चाहिए कि ये डिसीजन टूरिस्टों के हिसाब से और हमारे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के हिसाब से इसको जो है ना रोल बैक करना चाहिए इस नियम को। हल्द्वानी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर के कई पिज्जा स्टोर्स पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान साफ सफाई और गुणवत्ता की जांच की गई, साथ ही मौके से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। खाद्य आपूर्ति अधिकारी अभय सिंह ने बताया कि ये अभियान लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है। जगह जगह पे जो हमारे पिज्ज़ा वगैरह स्टोर हैं और खाद्य पदार्थ उनका निरीक्षण किया गया, जिससे कि आने वाले गर्मी के सीज़न में उपभोक्ताओं को सही खाद्य पदार्थ मिल सके। जी सैम्पलिंग एक पिज्ज़ा का सैंपल लिया गया और जहाँ तक ये कहना है कि कार्रवाई हम लगातार कर रहे हैं। हमारे 383 केस माननीय न्यायालय में पेंडिंग है, जिसकी हम लोग लगातार हम लोग पैरवी कर रहे हैं। गदरपुर विधानसभा से बीजेपी प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा ने दावेदारी पेश की है। गुंजन सुखीजा का कहना है कि यदि पार्टी हाईकमान उन पर विश्वास जताता है तो वो गदरपुर विधानसभा से जीत हासिल कर सकते हैं। रफ्तार मीडिया से बात करते हुए गुंजन सुखीजा ने ये बड़ा दावा किया। हमारे संवाददाता गौतम सरकार ने गुंजन सुखीजा से खास बातचीत की। 2017 चुनाव 7-8 महीने बाकी है, क्योंकि पूरा गदरपुर विधानसभा में हलचल मच गया। उत्तराखंड
बनने के बाद लगातार 2 बार यहाँ पर बीएसपी का विधायक रहे और 3 बार भाजपा का विधायक रहे। वर्तमान विधायक अरविंद पांडे है। पूरा गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार एक नया चेहरा देखने को मिल रहा। पूरा विधानसभा में हर जगह युवा चेहरा गुंजन सुखीजा के नाम से, हर लोग ये कहते हैं गुंजन भैया, गुंजन भैया। हमारे साथ इसमें गुंजन जी है जो उत्तराखंड के भाजपा के प्रदेश मंत्री भी है, करेंगे कुछ खाट पर। गुंजन जी, 27 का चुनाव आ गए, हर गली मोहल्ले में हर जगह गुंजन जी का चेहरा दिखने को मिल रहा है। हर लोग कहते हैं गुंजन भैया। क्या रणनीति, क्या चुनाव लड़ने जा रहे हैं? आज लड़ने जाएंगे तो किन किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस चुनाव को लेकर बिल्कुल तैयार है। हमारी सरकार, चाहे प्रदेश की धामी सरकार, चाहे केंद्र की मोदी सरकार, वो लगातार जनहित में और विशेष तौर पर अंत्योदय के भाव के साथ, यानी अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उसका उदय हो, उसको लेकर लगातार कार्य कर रही है। सोशल मीडिया में एक तरफ अरविंद पांडे वर्तमान विधायक, दूसरी तरफ गुंजन सुखीजा, 2 नाम आ रहे चेहरा सामने विधायक के लिए। दोनों में कांटे की टक्कर भी किसी को या अरविंद पांडे या गुंजन भाई को मिल सकता है, ये इसमें लोगों का चर्चा है। और मुख्यमंत्री खसम खास आप हो और अजय भट्ट जी का खसम खास आप हो, और जहाँ तक संभव हो टिकट आपको मिलने जा रहे, चर्चा का विषय है। अगर मिलते हैं 2 मुद्दा बताइए, ये मुद्दों को हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हमारा चुनाव निशान कमल का फूल है और साथ ही साथ इस क्षेत्र के, चूँकि हमारी सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, तो इस क्षेत्र के विकास के लिए जो भी संभव प्रयास मेरे लिए बनता है तो वो मैं करने का प्रयास करता हूँ। चाहे अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के माध्यम से या सांसद अजय भट्ट जी के माध्यम से जो भी प्रयास होता है वो प्रयास मैं भी करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता करता है। तो स्वाभाविक है, जब केंद्र में और प्रदेश में हमारी सरकार है तो हम सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी भी बनती है कि इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जहाँ तक विकास की किरण ना पहुँचे। और ये अंत्योदय का भाव लेकर ही भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ और लगातार हम उस भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, आपने देखा कि गुंजन सुखीजा एक युवा हंसमुख चेहरा है और बहुत ही लोकप्रिय गदरपुर विधानसभा का। हर लोग कहते हैं गुंजन भैया। अब प्रबल दावेदारी में है यार, हो सकता है कि इनको टिकट मिल भी सकते हैं। और टिकट मिलने के बाद क्या क्या एम है, हमने खाट बात किया, उन्होंने सब खुल के बताया। माननीय मुख्यमंत्री एवं मोदी जी संगठन के जो भी डिसीजन है उसको लेकर चलेंगे, ये इनका कहना है। अब देखा कि वास्तविक क्या गुंजन भाई को टिकट मिलेगा या अरविंद पांडे दोबारा यहाँ से छठी बार टिकट मिलेगा, कौन जीतेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। रफ्तार मीडिया, गौतम सरकार, गदर। उत्तराखंड बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड रिजल्ट घोषित करने की तारीख का ऐलान कर दिया है। 25 अप्रैल को सुबह 10 बजे 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित हो जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपनी मार्कशीट ऑनलाइन देख पाएंगे। बता दें कि उत्तराखंड बोर्ड में इस बार 2 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी है और अब छात्र अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। परीक्षा फल समिति की बैठक के उपरांत ये तय हुआ है कि इस वर्ष जो परीक्षा परिणाम है वो 25 अप्रैल को प्रातः 10 बजे माननीय शिक्षा मंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में माननीय निदेशक माध्यमिक जो कि सभापति भी हैं की उपस्थिति में बोर्ड मुख्यालय में परीक्षा परिणाम की घोषणा की जाएगी। उधम सिंह नगर पुलिस ने किच्छा क्षेत्र में हुई हत्या का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि 17 अप्रैल को पुरानी गल्ला मंडी निवासी दीपक कुमार पर शिवा ने चाकू से हमला किया था, जिसमें गंभीर रूप से घायल हुए दीपक कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया। सूचना मिली कि 18/4/2026 को जो दीपक है उनकी हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई है, जिसके बाद में जो मुकदमा पंजीकृत किया गया था उसमें धारा 103 की बढ़ोतरी की गई और जो शिवा है उसको ढूंढने के लिए जो है अलग-अलग टीमों का गठन किया गया था। आज दिनांक 20/4/2026 को शिवा पुत्र महेश निवासी नंदपुरा को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और जो चाकू जो प्रयोग किया गया था हत्या के अंदर उसको भी बरामद कर लिया गया है। शिवा के द्वारा ये बताया गया है कि राकेश का जो दीपक का जो है उनकी बहन के साथ में बातचीत थी और वो उससे नाखुश था, इसके लेके उनके आपस में विवाद हुआ। इस विवाद को लेके जो शिवा ने दीपक पे चाकू से वार किया और उसकी हत्या कर दी।
रुड़की के गंगनहर क्षेत्र के पड़ली गांव में बाइक सवार बदमाशों ने एक घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। हमले की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। बता दें कि पीड़ित की तहरीर पर नामजद और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यहाँ से रात में 2:20 पे अज्ञात आदमी आए हैं, जिन्हें मैं जानता भी नहीं हूँ। उन्होंने फायरिंग खोल लिए साथ मेरे घर पे आन के, मेरे गेट पे भी लगी हैं। मैंने पुलिस 112 पे फोन करा, पुलिस आई, मैंने खोखे बरामद दिए उन्हें और वो कराए। दहशत फैलाने का काम है। मैंने तहरीर दी है, फिर सुबह को कल मैंने तहरीर दे रहे थाने में। मैं ये चाहता हूँ कि पुलिस में कार्रवाई करे, क्योंकि मैं नहीं जानता पहचानता नहीं हूँ कौन आदमी थे रात में मेरे यहाँ से। बता रहे हैं थाना गंगनहर का है। एक वीडियो आने वायरल होने से पहले पुलिस के संज्ञान में बात आ चुकी थी। तथ्यों की पड़ताल करने के बाद उसकी पुष्टि हुई। कल उसमें FIR दर्ज हो गई है। कुछ नेम्ड हैं, वादी की तरफ से बताए गए, कुछ अज्ञात हैं। तो पड़ताल चल रही, विवेचना में जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से आगे काम किया जाए। रुड़की में भारत विकास परिषद ने जरूरतमंद दिव्यांगजनों को निःशुल्क कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने की पहल शुरू की है और इस योजना का शुभारंभ गौशाला परिसर में किया गया। परिषद के संरक्षक सचिन गुप्ता ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि पात्र लोगों का चयन दस्तावेजों की जांच के बाद किया जाएगा। आज हमने आप लोगों को बताया है कि एक विकलांग शिविर जो है, कृत्रिम अंगों का शिविर जो है हम लगाने जा रहे हैं, जो जुलाई के पहले सप्ताह में ये लगाया जाएगा। इसमें जयपुर फुटवेयर जो है हमारे सहयोगी रहेंगे, जो भागीदारी करेंगे यहाँ पे कृत्रिम अंग लगाने का। जिन विकलांगों का किसी का हाथ या किसी का पैर नहीं है, वो अपनी फोटो जरूर खींचकर भेजें और साथ में एक सर्टिफिकेट जो सिविल हॉस्पिटल के द्वारा उनको दिया गया है विकलांग का, उसकी कॉपी जरूर भेजें। और जो उनके यहाँ पे रहने का, खाने पीने का होगा, उसका वाहन जो है सारा का सारा भारत विकास परिषद हम लोग करेंगे। इसलिए हम आपसे उम्मीद कर चल रहे हैं अपने पत्रकार बंधुओं से कि आप हमारी ये जो शिविर लगाने की हमारी प्रक्रिया है उसे दूर दूर तक पहुंचाएं। और इसमें शिविर में किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आ सकता है, उसका आने जाने का खर्चा उसे स्वयं वहन करना पड़ेगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने देहरादून मसूरी मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुल के निर्माण कार्य का लिया जायजा। अधिकारियों को दिया अल्टीमेटम, तय समय पर पूरा होगा। महिला आरक्षण बिल पर रार बीजेपी कांग्रेस ने खोला मोर्चा। महिला सशक्तिकरण की राह में एक दूसरे को बताया रोड़ा। उत्तराखंड कांग्रेस का बिगड़ रहा बनता खेल, नेताओं में नहीं आपसी तालमेल। पार्टी में कहानी और पहेलियों की भरमार। 2027 से पहले कांग्रेस का बुरा हाल। हल्द्वानी में मदरसन कंपनी के बाहर दूसरे दिन भी श्रमिकों का हल्ला बोल। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेता की पुलिस से नोकझोंक। हिरासत में लिए गए नेता, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को बताया तानाशाह।